हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीजीसी ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं साइंस का, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। 2 पार्ट्स हम इसके पढ़ चुके हैं, आज हमने इसका 3rd पार्ट पढ़ना है। तो मेनली हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, फ़िलहाल इसमें पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर इस हमने पढ़ना है कि 5 तरह की है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट के बारे में आपने रिसर्च की है। बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई भी आया है कि प्लाज्मा ये होता है और बीईसी ये होता है। तो जिसने भी रिसर्च किया उनको ऑलरेडी इनके बारे में पता चल गया होगा और उनको अब और भी अच्छे से समझ आएगा। बाकी जिन्होंने नहीं भी की है तो एक बार देख लो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं हम प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो इसमें क्या है, प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा कोई ऐसे स्टेट नहीं होती कि जैसे हमें सॉलिड मिलती है, लिक्विड मिलती है, गैस मिलती है, अभी प्लाज्मा भी हमें ऐसे ही मिलेगी, नहीं। प्लाज्मा क्या होती है, एक सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो बल्ब है, ठीक है। बल्ब में क्या है, कोई गैस है, गैस होगी, जैसे कोई हीलियम होगी, नियोन होगी, आर्गन होगी, इस तरीके से उसमें कोई गैस है। तो क्या हुआ, जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, ठीक है, हमने स्विच ऑन किया तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी तो क्या होगा, जो उसमें गैस होती है ना, वो गैस भी फर्दर टूट जाती है। ठीक है, मान लो जैसे कि ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो ये गैस के पार्टिकल्स भी क्या हो जाते हैं, आपके फर्दर टूट जाते हैं। तो जब वो गैस के पार्टिकल्स फर्दर टूट जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैस का आयोनाइज होना, ठीक है। तो जब वो गैस आयोनाइज होगी तो उस स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं हम उस स्टेट को, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। मतलब कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं प्लाज्मा स्टेट में, ये सुपर एनर्जेटिक होते हैं और सुपर एक्साइटेड। अब देखो सुपर एक्साइटेड तो अपने आप ही होंगे, क्यों सुपर एक्साइटेड क्यों होंगे, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल हैं वो गैस के पार्टिकल भी क्या हो रहे हैं, फर्दर ब्रेक हो रहे हैं, आयोनाइज हो रहे हैं। तो जब आयोनाइज हो रहे हैं तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। आपका बल्ब ग्लो करता है ना, तो वो बल्ब ऐसे ही ग्लो नहीं करता, वो प्लाज्मा ग्लो करता है, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो गैस के आयोनाइज पार्टिकल हो जाएंगे और उस क्या करेंगे, वो बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, अब देखो नियॉन बल्ब होता है, उसमें नियॉन गैस होती है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें हीलियन गैस या फिर दूसरी गैसेस होती हैं। अब देखो आपका वो होता है ना, एक बल्ब होता है जो येलो येलो लाइट देता है, और एक आपकी ट्यूब होती है घर में जो एलईडी ट्यूब होती हैं जो वाइट कलर की लाइट देती है, वो फ्लोरोसेंट ट्यूब है। और जो येलो कलर की लाइट देता है वो नियॉन साइन बल्ब है, उसमें नियॉन गैस होती है और इसमें हीलियम या फिर कोई और दूसरी गैस होती है। अब देखो ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है कि ना, दोनों में गैस होती है, दोनों में प्लाज्मा होता है, दोनों में ही प्लाज्मा ग्लो करता है, तो कलर क्यों डिफरेंट आता है। तो यहाँ से एक बात सीख लो कि अगर गैस डिफरेंट होगी ना आपकी, अगर गैस डिफरेंट है तो कलर भी डिफरेंट होगा। प्लाज्मा का कलर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे। गैस डिफरेंट है तो प्लाज्मा का कलर भी क्या होगा, आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, प्लाज्मा इज क्रिएटेड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब इलेक्ट्रिसिटी पास के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। प्लाज्मा ग्लो विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ गैस। तो प्लाज्मा क्या होता है, एक स्पेशल कलर के साथ ग्लो करता है, किस पे डिपेंड करता है, ये गैस के नेचर पे। आप देखो अगर बात आती है कि जो सन है वो ग्लो क्यों करता है, सन क्यों चमकता है, हमें पता है सन बहुत गर्म है, लेकिन सन के अराउंड भी गैसेस घूमती रहती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरीके से क्या है, उसके अराउंड गैसेस घूमती रहती हैं। तो जब इतना सारा टेम्परेचर उन गैसेस को मिलता है तो गैसेस भी क्या हो जाती हैं, आयोनाइज हो जाती हैं, गैसेस भी ब्रेक हो जाती है। तो वहाँ कौन सी स्टेट क्रिएट हो जाती है, प्लाज्मा। तो वो ग्लो कौन करता है, प्लाज्मा ग्लो करता है। तो प्लाज्मा स्टेट के बारे में आपको पता लगा, इतना ही इनफ है हमारे लिए। ठीक है, अब हम बोस आइंस्टाइन के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो इसमें कुछ नहीं है। अब सबसे पहली बात तो देखो ये नाम कैसे रखा गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दो साइंटिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इन दोनों ने डिस्कवरी की, तो इन दोनों का नाम मिला के रख दिया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये कैसी स्टेट है, इट इज अ स्टेट फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। अब डेंसिटी आपको बताया था क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब देखो जो हमारी एयर की डेंसिटी होती है, हमारी एयर की जितनी भी डेंसिटी होती है, मान लो 1 है, मान लो, ठीक है 1 है, तो क्या होगा, उससे भी बहुत कम डेंसिटी अगर हम क्रिएट कर दे, 1/100/1000, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी क्रिएट करके किसी गैस को आप कूल करोगे, किसी गैस को आप कूल करोगे, मतलब सुपर कूल स्टेट, वो कौन सी होती है, अपनी बोस आइंस्टाइन
कंडेंसेट। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या हुई आपकी? सुपर कूल स्टेट। तो इन दो स्टेट्स के बारे में हमने इतना ही पढ़ना है, इतना ही हमें काम आता है, हमें ज़्यादा काम नहीं आता, क्योंकि जो हमारी जो जनरली 3 स्टेट होती है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस ही होती हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। आई होप आपको पता लग गया होगा इसके बारे में। अब देखो, अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? देखो, सबसे ज़्यादा एनर्जी तो प्लाज्मा की होगी, क्योंकि वो तो गैस को भी तोड़ रहा है। उससे कम गैस की, उससे कम, अब देखो सबसे जो सॉलिड है, सॉलिड को हीट देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट देंगे तो वो गैस बन जाएगा, गैस को भी हीट दी तो प्लाज्मा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हुई? प्लाज्मा की हुई। और सॉलिड से पीछे कौन होगा? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है? सुपर कूल स्टेट है। तो स्टेट्स वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या है, हमने क्या पढ़ना है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर स्टेट चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो आइस है, आइस का वाटर बन सकता है, वाटर है जो वाटर के वेपर्स बन सकते हैं। तो ऑफकोर्स मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। चलो देख लेते हैं हम क्या है इसमें। देखो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हमने पढ़ना है। अब सबसे पहली बात, जो हमारी आइस है, ठीक है, जो हमारी क्या है? आइस है। आइस किस में बन रही है? वाटर में बन रही है। तो आइस क्या हो रही है हमारी? मेल्ट हो रही है। आइस मेल्ट हो रही है ना, आइस हमारी मेल्ट हो रही है। तो मतलब स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड। तो सॉलिड से जब लिक्विड होती है चेंज, तो वो क्या होता है हमारा? मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है कि एटमॉस्फेयर, जो हमारा नॉर्मल इन्वायरमेंट का प्रेशर होता है, उस प्रेशर पे। तो क्या हुआ, वो प्रेशर हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो तो नॉर्मल ही है। तो क्या है कि अगर हम ऐसा टेम्परेचर जहाँ सॉलिड किस में चेंज हो जाए? लिक्विड में चेंज हो जाए। ऐसा टेम्परेचर जहाँ सॉलिड किस में चेंज हो जाए? लिक्विड में चेंज हो जाए। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्ट होना मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाना, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ सॉलिड किस में चेंज हो जाए? लिक्विड में चेंज हो जाए। वो कौन सा पॉइंट होगा हमारा? मेल्टिंग पॉइंट। और इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, इस पूरे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम? फ्यूजन। की सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में चेंज हो रहा है, और ये प्रोसेस क्या होता है हमारा? फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो मेल्टिंग पॉइंट है ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो इसका मतलब क्या है? देखो, आपके पास एक आयरन है, ठीक है, और आपके पास एक आइस है। आप बताओ, आइस को मेल्ट करना ईजी है या फिर आयरन को मेल्ट करना ईजी है? मुझे आप सबका आंसर पता है, आप कहोगे आइस को मेल्ट करना ईजी है। तो आइस को मेल्ट करना ईजी है, आयरन को मेल्ट करना मुश्किल है। आयरन को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों है? आइस को मेल्ट करना ईजी क्यों है? क्योंकि इससे हमें क्या पता लगता है? देखो, आइस को मेल्ट करना ईजी है, इसका मतलब कि आइस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग आयरन है। तो जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब कि आयरन को हमें ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ रहा है, तो जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा वो तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और जिसका जितना कम मेल्टिंग पॉइंट होगा वो उतना कम स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस लाइन का मतलब समझ आया आपको? इस लाइन का क्या मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? उसकी स्ट्रेंथ। भाई, जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी। ये चीज़ समझ आ गई कि जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अब देखो, बॉईल करना किसी चीज़ को, आप थोड़ा दिमाग में सोचो। बॉईल करना मतलब पानी है, पानी को बॉईल किया, वो किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया। मतलब हमारी जो लिक्विड स्टेट है वो किस में चेंज हो रही है? गैस स्टेट में। तो एक ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड किस में चेंज हो जाए? गैस में चेंज हो जाए, वैसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लिक्विड किस में चेंज हो जाए? गैस में चेंज हो जाए, और मतलब वेपर्स में चेंज हो जाए, और इस पूरी प्रोसीजर को बोलते हैं हम वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे हम इसको? वेपोराइजेशन। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनॉन। बल्क का मतलब होता है सब जगह से गर्म होना। अब अगर आप मान लो पानी को गर्म कर रहे हो, आपने क्या देखा? सरफेस देखा, ऊपर से गर्म है। अगर उस पानी के अंदर हाथ डाल के देखोगे तो वो भी गर्म होगा। चाहे उस पानी को कहीं से भी देख लो, जो पानी बॉयल हो गया वो ऊपर से, नीचे से, बीच में से, सब जगह से गर्म होगा। तो सब जगह से गर्म होगा, वो क्या होता है हमारा?
बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या सीखने को मिला कि जब सॉलिड से लिक्विड करना हो तो हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस मिल जाएगी। अब अगर उल्टा कर दे तो गैस को कूलिंग कर दे तो लिक्विड मिल जाएगा। लिक्विड को फ्रिज में रख दो तो वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो अब आती है एक लेटेंट हीट की बात। लेटेंट हीट, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपने लेटेंट हीट पे रिसर्च करना है। लेटेंट हीट क्या होता है, इसके बारे में जितने भी आप रिसर्च कर सको, जितना आप समझ सको, आपने वो मेरे पास सेंड करना है। और जो आज पढ़ाया है ये वाले नोट्स आप नोटबुक में उतार लोगे और समझ लोगे और याद कर लोगे। ठीक है, जो समझना है वो आप पूछ लोगे, मैसेज करके पूछ लोगे या कॉल करके पूछ लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।